आज ओटीपी में जिन 3 खबरों की हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी को उकसा रहे हैं क्या राहुल गांधी। वहीं दूसरे नंबर पर बात होगी सीजेपी से डर गए थलापति विजय और तीसरे नंबर पर बात होगी ट्रंप का ऑर्डर अमेरिका में भी एसआईआर। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। विपक्ष लंबे समय से सरकार को घेरने की मुद्दे तलाश रहा था, लेकिन अब उसे सड़क पर उतरे नौजवानों के आंदोलन में एक नया राजनीतिक संकेत दिखाई देने लगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी की हालिया ओबीसी कांग्रेस की बैठक में कही गई बातें बेहद अहम मानी जा रही है। करीब 300 जिला अध्यक्षकों के साथ इस बैठक में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना में ओबीसी कॉलम नहीं होने के मुद्दे को आंदोलन से जोड़ते हुए छात्रों के आंदोलन का उदाहरण दिया। सूत्रों के मुताबिक उनका संदेश साफ था, अगर छात्र सड़क पर उतरकर सरकार को झुका सकते हैं तो ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर के सड़क पर उतरे तो फिर सरकार पर दबाव और बड़ा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ओबीसी को उकसा रहे हैं अब राहुल गांधी, और यहीं से इस कहानी का असली एंगल निकलता है। क्या विपक्ष जेन ज़ी आंदोलन से ऊर्जा लेकर अब ओबीसी को अपनी अगली राजनीतिक ताकत बनाना चाहता है? राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से अपने अपने इलाकों में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने और आंदोलन खड़ा करने की अपील की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जातिगत जनगणना को सही तरीके से नहीं कराना चाहती है और ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखे जाने पर भी सवाल उठा दिए। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ जातिगत जनगणना के तकनीकी विवाद के तौर पर देखना बड़ी भूल हो सकती है और इसके पीछे 2027 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव भी दिखाई देता है, क्योंकि ओबीसी सिर्फ एक चुनावी समूह नहीं, भारतीय राजनीति में ये एक बेहद बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आधार है। और ऐसे में अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा जमीन पर बड़ा आंदोलन बनता है तो उसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। और राहुल गांधी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भी ध्यान देने लायक है। बैठक में उन्होंने छात्रों के आंदोलन का उदाहरण दिया। उन्होंने ओबीसी नेताओं को सड़क पर उतरने की बात कही और कहा कि ओबीसी समाज की आबादी 50% से ज्यादा है और अगर ये समाज सड़क पर आ गया तो फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। यानी कांग्रेस अब सिर्फ संसद के भीतर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि इस मुद्दे को जमीन तक ले जाने की रणनीति बनाती दिखाई दे रही है। यही जेन ज़ी वाला कनेक्शन और मजबूत होता भी नजर आ रहा है। देखिए, हालिया छात्र आंदोलन ने विपक्ष को शायद ये एहसास कराया है कि आज की राजनीति सिर्फ भाषणों और संसद की बहस तक नहीं चलती है, सीमित नहीं है। सड़क पर उतरने वाला संगठित युवा वर्ग सरकार के लिए बड़ा दबाव पैदा कर सकता है। अब अगर इसी फॉर्मूले को ओबीसी राजनीति के साथ जोड़ दिया जाए तो तस्वीर काफी बड़ी हो सकती है। हालांकि चुनौती अभी कम नहीं है। ओबीसी समाज कोई एक रूप राजनीतिक ब्लॉक नहीं है। अलग अलग राज्यों में इसकी जातीय संरचना, राजनीतिक पसंद और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं अलग है। इसीलिए सिर्फ जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने से अपने आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, ये मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन विपक्ष के लिए ये इस वक्त इस समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज शायद आंदोलन की सफलता से ज्यादा आंदोलन की संभावना है। राहुल गांधी का संदेश इसी संभावना को टटोलता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला किया और ओबीसी मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने अपने नेताओं को जनता के बीच जाने और इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का संदेश दिया। अब असली परीक्षा कांग्रेस की है, क्या वो जेन ज़ी आंदोलन की ऊर्जा को ओबीसी आंदोलन में बदल पाएगी? अगर ओबीसी समाज का बड़ा हिस्सा जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सचमुच सड़क पर उतरता है तो फिर ये सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं होगी, ये 2027 यूपी चुनाव की राजनीति का नैरेटिव बदल सकती है और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी नए समीकरण तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मुद्दा सिर्फ बैठक, भाषण और सोशल मीडिया तक सीमित रह गया तो फिर राजनीतिक फायदा सीमित ही रहेगा। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही कि जेन ज़ी ने विपक्ष को रास्ता दिखाया, क्या अब ओबीसी उस रास्ते पर चलकर सियासत की दिशा बदल देगा? और अगर ओबीसी सचमुच जेन ज़ी की राह पर सड़क पर उतर पड़ा तो फिर सवाल सिर्फ सरकार के झुकने का नहीं होगा, सवाल ये होगा कि फिर 2027 और 2029 की राजनीति में कौन किसके सामने झुकेगा। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा यू टर्न देखने को मिला है जिसने थलापति विजय की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त देखिए, सरकार ने सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेज के छात्रों और युवाओं को सीजेपी और लेफ्ट से जुड़े प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए जारी अपना पिछला निर्देश वापस ले लिया। 17 अगस्त को जो जारी निर्देश में कॉलेज से कहा गया था वो कि पुलिस, जिला प्रशासन और दूसरे विभागों के साथ मिलकर छात्रों के प्रदर्शन में भागीदारी रोके और की गई कार्रवाई की जानकारी भी सरकार को दे। लेकिन 19 अगस्त को सरकार ने वही आदेश वापस लिया।
अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आदेश क्यों वापस लिया गया, सवाल अब ये भी है कि क्या सीजेपी के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक दबाव से विजय सरकार पीछे हट गई। दरअसल तमिलनाडु में नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सीजेपी लेफ्ट से जुड़े संगठन इन प्रदर्शन में सक्रिय हैं। ऐसे माहौल में सरकार का छात्रों को खास राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शन से दूर रखने का निर्देश अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश था, लेकिन आदेश सामने आते ही इसका विरोध भी शुरू हुआ और सरकार ने कुछ ही दिनों में इसे वापस ले लिया। अब जरा समझिए कि कानून आखिर क्या कहता है ऐसे आदेशों में। भारत का संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार सभा करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज उठाने का एक संवैधानिक माध्यम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रदर्शन करने का अधिकार पूरी तरह असीमित है। अगर किसी प्रदर्शन से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, हिंसा की आशंका हो, हथियार हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो या फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की स्थिति हो, तो प्रशासन उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर पाबंदी या शर्तें लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आर्टिकल 19 के अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ छात्र होने की वजह से किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में जाने से रोका जा सकता है किसी को? यही वो जगह है जहां तमिलनाडु सरकार का वापस लिया गया आदेश सवालों के घेरे में है, क्योंकि किसी प्रदर्शन में हिंसा या कानून व्यवस्था का खतरा तो प्रशासन उस विशेष प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि छात्र किसी राजनीतिक या सामाजिक प्रदर्शन में हिस्सा न लें संवैधानिक अधिकारों की कसौटी पर अलग तरीके का सवाल पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि फिर सरकार को अपने कदम पर दोबारा विचार भी करना पड़ा, लेकिन राजनीति में हर फैसले का एक संदेश होता ही है। विजय सरकार के इस आदेश ने विपक्ष और आलोचकों को यह कहने का मौका दिया कि क्या नई सरकार छात्रों की राजनीति सक्रियता से घबरा रही है? क्या सीजेपी का आंदोलन सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया कि कॉलेज तक प्रशासनिक निर्देश भेजने पड़े? और अगर सरकार को भरोसा था कि उसका आदेश कानूनी और जरूरी था, तो फिर कुछ ही दिनों में उसे वापस क्यों लेना पड़ा? दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने सरकार के मूल आदेश का समर्थन किया और आरोप लगा दिया कि राजनीतिक संगठन छात्रों को अपने आंदोलन में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यानी कहानी सिर्फ एक सरकारी आदेश और उसके वापस लिए जाने की नहीं है। कहानी इस बात की है कि तमिलनाडु की राजनीति में छात्र अब सिर्फ छात्र नहीं रह गए हैं, वो राजनीतिक ताकत भी बनते नजर आ रहे हैं। और विजय सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सीजेपी का आंदोलन कमजोर है तो छात्रों को रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर आंदोलन इतना प्रभावशाली है कि सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, तो क्या विजय सरकार वाकई सीजेपी से डर गई है? फिलहाल सरकार का यू टर्न हो चुका है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बहस जरूर छेड़ दी है। लोकतंत्र में सरकार छात्रों को रास्ता दिखा सकती है, लेकिन क्या उनके राजनीतिक कदम तय भी कर सकती है? ये सवाल। भारत में वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर चल रही बहस के बीच अब अमेरिका से आई खबर ने एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत की देखा देखी अमेरिका में भी वोटर लिस्ट की जांच शुरू हो गई है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 2020 के चुनाव से जुड़े वोटर रिकॉर्ड और नागरिक संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक शुरुआती तौर पर करीब 12.8 करोड़ मतदाता रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज्यादा ऐसे रिकॉर्ड मिले जिन्होंने गैर नागरिक मतदाताओं से जिसे जोड़ा गया। ट्रंप का यह कहना है कि अभी करीब 3.2 करोड़ रिकॉर्ड की जांच बाकी है और यह संख्या आगे बढ़ सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस दावे को सार्वजनिक किया और 2020 के चुनाव को लेकर अपनी पुरानी आपत्तियों से इसे जोड़कर देखा। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितने रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए हैं, बल्कि सवाल ये भी है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता जांचने का अधिकार और तरीका क्या होगा। ट्रंप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसकी तुलना भारत में चल रही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से की जा रही है। भारत में एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना, पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना और गलत या अपात्र नामों को हटा देना है। अमेरिका में ट्रंप की बताई प्रक्रिया बिल्कुल वैसी नहीं है, लेकिन दोनों के पीछे एक सवाल यहाँ जरूर समान है। वोटर लिस्ट में सिर्फ योग्य नागरिकों का नाम कैसे सुनिश्चित किया जाए? यानी कि चुनावी राजनीति में एक नया शब्द सामने आ रहा है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ट्रंप ने इस बहस को और आगे बढ़ाते हुए सेव अमेरिका एक्ट पास करने की मांग दोहराई है। प्रस्तावित कानून के तहत यहां संघीय चुनाव में मतदाता पंजीकरण के लिए एक अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण और फोटो पहचान पत्र जरूरी करने की बात कही गई है। ट्रंप का तर्क है कि इससे चुनावी प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होगी, लेकिन इस दावे का दूसरा पहलू भी है। 24,000 से ज्यादा रिकॉर्ड मिलान अपने आप में ये साबित नहीं करता है कि 2020 का राष्ट्रीय चुनाव गलत हुआ था। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि इन रिकॉर्ड में शामिल लोगों ने वास्तव में मतदान किया था या नहीं। अगर किया था तो फिर किस चुनाव में और किस उम्मीदवार को वोट किया था।
इसके अलावा रिकॉर्ड मिलान में डेटा संबंधित गलतियां भी संभव है। इसलिए इन आंकड़ों को सीधे 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने वाले सबूत के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी। फिर भी राजनीतिक रूप से ये मुद्दा बेहद बड़ा है, क्योंकि ट्रंप अब सिर्फ 2020 के चुनाव पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि अमेरिका के चुनावी सिस्टम की संरचना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। और इसी बहस में भारत का उदाहरण भी सामने आ चुका है। ट्रंप ने भारत की चुनावी व्यवस्था की तारीफ करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बातचीत का हवाला दिया था। उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर मतदान और फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था को अमेरिका के लिए एक उदाहरण बताया। यानी कि कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है। एक तरफ भारत में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट की जांच पर राजनीतिक बहस अभी भी चल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप नागरिकता रिकॉर्ड और वोटर रिकॉर्ड के मिलान की बात कर रहे हैं। तरीका बिल्कुल अलग है, कानून अलग है और चुनावी व्यवस्था भी यहाँ पर अलग है, लेकिन सवाल एक जैसा है। आखिर वोटर लिस्ट कितनी साफ होनी चाहिए और उसे साफ करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होनी चाहिए। ट्रंप का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर सेव अमेरिका एक्ट आगे बढ़ता है तो अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में नागरिकता और पहचान की जांच पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या भारत के एसआईआर मॉडल ने अमेरिका की राजनीति को भी प्रभावित किया? सीधे तौर पर यह कहना मुश्किल है कि अमेरिका की मौजूदा प्रक्रिया भारत की नकल है, लेकिन इतना जरूर है कि वोटर लिस्ट की सफाई अब सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं रह गया है। भारत में एसआईआर और अमेरिका में ट्रंप की वोटर रिकॉर्ड जांच दोनों एक ही बहस को जन्म दे चुके हैं। लोकतंत्र में वोट की ताकत तभी सुरक्षित रहेगी जब वोटर लिस्ट पर भरोसा भी कायम रहे। ओटीपी में इन 3 खबरों पर हमने बात की। आपकी क्या राय है? कॉमेंट करके आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं।